न भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। अपनी यहाँ पर चर्चा जम्बू द्वीप के, आपको सबको आवाज आ रही है ना? हाँ भाई साहब, आ आवाज रही आ है। रही सबको? आ रही है ना? ठीक है। जी आ रही है, बराबर आ रही है। अभी अपन ने यहाँ पर कल तक जम्बू द्वीप की चर्चा की थी और जम्बू द्वीप की चर्चा करते हुए जम्बू द्वीप में क्षेत्रों की, नदियों की, पर्वतों की, क्षेत्रों में होने वाले अकृत्रिम जिनालयों की सबकी चर्चा अपन ने कल की है। आप सबको याद होगा, अपन ने देखा था जम्बू द्वीप में 78 अकृत्रिम जिनालय होते हैं। 78। वो तो उन जिना कर रहे हैं कि जो जिनालय 108 प्रतिमा लिए हुए हैं और वो प्रत्येक प्रतिमा 500 धनुष बड़ी होती है। ऐसी 108 प्रतिमा वाला जो अकृत्रिम जिनालय है उनकी सिर्फ चर्चा अपन कर चुके हैं। मतलब उनकी संख्या 78 और उनको छोड़कर जम्बू द्वीप में ऐसे कई संख्यात जिनालय है। जैसे अपन ने पद्म तालाब जैसे 6 तालाबों में देखा कि जिसके ऊपर कमल है, कमलों का परिवार है और कमल परिवार के ऊपर एक एक अकृत्रिम जिनालय भी है। इसी प्रकार से जहां पर विद्याधरों की नगरियां हैं, जहां पर अभियोग्य देवों की नगरियां हैं, जहां पर कुलाचलों के कूट के ऊपर व्यंतर देवों के नगर हैं या भवन हैं, इन सब में छोटे छोटे अकृत्रिम जिनालय होते हैं। इस प्रकार से अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा यदि आप करना चाहो तो संख्यात अकृत्रिम जिनालय है, लेकिन अभी अपन ने जिनकी गिनती की है वे 78 गिनती उन अकृत्रिम जिनालयों की है जिसके अंदर 108 प्रतिमाएं हैं और वो सब प्रतिमाएं 500 धनुष ऊंची इतनी होती। ऐसे 78 अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा अपन ने कल की थी। आप सबको वह याद होगा। अब यहां से आगे अपने को चर्चा करनी, ठीक है? अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए, आपके सामने यह जो दिखाई दे रहा है यह ढाई द्वीप का चित्र है। अपन ने अभी सिर्फ जम्बू द्वीप मतलब पहले द्वीप के बारे में चर्चा की थी। अभी यहां से आगे बढ़ते बढ़ते हमें ढाई द्वीप तक इन अकृत्रिम जिनालयों की और रचना की चर्चा करनी, ठीक है? अब देखिए, ये तो है अपना जम्बू द्वीप जिसकी हमने अभी तक चर्चा की है। अब इसके आगे चल रहे हैं। ये जम्बू द्वीप के बाजू में जो दिखाई दे रहा है यह पूरा का पूरा लवण समुद्र है और इस लवण समुद्र के बाजू में यदि आप देखेंगे तो यह जो दिखाई दे रहा है यह धातकी खंड द्वीप है। मैंने पहले भी बताया था, अभी आपको याद होगा, धनुष्य का धातकी खंड द्वीप। कई लोग इसको घातकी बोलते हैं, घात करना, लेकिन घातकी उसका नाम नहीं, उसका नाम धातकी खंड है, ठीक है? तो ये जम्बू द्वीप का प्रमाण
यहां से यहां तक 1,00,000 योजन होता है। इसके बाद अपने शुरुआत में देखा था कि द्वीप से समुद्रों का प्रमाण दुगना होता है, उस समुद्र से उसके आगे के द्वीप का प्रमाण दुगना होता है। तो ये जम्बू द्वीप यहां से यहां तक 1,00,000 योजन चौड़ा है। तो ये लवण समुद्र यहां से यहां तक कितना होना चाहिए? मैंने क्या प्रश्न किया, आपको समझ में आया? जम्बू द्वीप यहां से यहां तक 1,00,000 योजन है, तो लवण समुद्र यहां से यहां तक कितना होना चाहिए? कई लोगों का जवाब आएगा भी कि 2,00,000 होना चाहिए, लेकिन यहां पर यह समझने की बात है कि पहले द्वीप से जब समुद्र होता है वह दुगना होता है, वह यहां से यहां तक नहीं होता, एक दिशा में दुगना होता जाता। मतलब यहां से यहां तक लवण समुद्र का प्रमाण यदि आप देखेंगे तो 2,00,000 योजन है, और यहां से लेके यहां तक यदि लवण समुद्र का प्रमाण आप देखोगे तो वह 5,00,000 योजन हो जाए। कैसे? बीच में जो जम्बू द्वीप है वह 1,00,000 योजन है, उसके बाद यहां से यहां तक लवण समुद्र का प्रमाण 2,00,000 योजन है, फिर यहां से यहां तक का प्रमाण 2,00,000 योजन है, और ये 2,00,000 योजन, बीच वाला 1,00,000 योजन, और इस तरफ 2,00,000 योजन। ऐसे यहां से यहां तक यदि प्रमाण में पूछूंगा तो वो प्रमाण 5,00,000 योजन हो जाता। और यहां से यहां तक का प्रमाण यदि आप देखोगे तो 2,00,000 योजन होंगे। आ गया समझ में? इस लवण समुद्र की भी रचना विस्तार से है, लेकिन उसकी चर्चा अपन 2.5 द्वीप समझने के बाद करेंगे। अभी इन समुद्रों की चर्चा नहीं करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे। इस लवण समुद्र से अगला वाला द्वीप दुगने विस्तार वाला है, तो कितना हुआ? जब लवण समुद्र 2,00,000 योजन का है तो धातकी खंड द्वीप 4,00,000 योजन का होगा। लेकिन 4,00,000 योजन किस तरफ? अब देखना, इसके आगे सब हिसाब लाखों में होंगे, क्योंकि इससे दुगना दुगना होता जा रहा है। पहला ही प्रमाण यदि 1,00,000 है तो अगले प्रमाण सब लाखों में ही हो जाएंगे। इस प्रकार से लवण समुद्र 2,00,000, धातकी खंड द्वीप 4,00,000। लेकिन कैसे 4,00,000? यहां से यहां तक नहीं, ये धातकी खंड द्वीप इस लवण समुद्र से लेके कालोदधि समुद्र तक 4,00,000 योजन विस्तार वाला होता। जब यहां से यहां तक 4,00,000 है तो फिर यहां से यहां तक भी 4,00,000 योजन होगा। आया समझ में? पूर्व की तरफ 4,00,000, और जैसे पूर्व की तरफ 4,00,000 है वैसे पश्चिम की तरफ भी 4,00,000 है, और ऐसे पूर्व से पश्चिम का इसका अंतर निकालेंगे तो पहले 4,00,000, फिर 2,00,000 6,00,000, बीच में एक 7,00,000, फिर 2,00,000 9,00,000, और 9 और 4 13,00,000 योजन विस्तार वाला। विस्तार इस धातकी खंड द्वीप के एक कोने से दूसरे कोने तक का प्रमाण। आया समझ में? यह अब सब द्वीप और समुद्रों के बारे में समझना कि आप एक तरफ उसका प्रमाण दुगना दुगना होता गया तो पूरे व्यास का प्रमाण यदि आप निकालोगे तो बीच वाले सब प्रमाणों को प्लस करना पड़ेगा, तो उसका व्यास निकलेगा। आया समझ में? इस प्रकार से धातकी खंड द्वीप पूर्व से लेके पश्चिम कोने तक 13,00,000 योजन विस्तार वाला होगा। और एक तरफ लेंगे
तो सिर्फ 4 लाख योजन विस्तार वाला हो। आ गया समझ में? अब इसकी चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। यह आपको जो दिखाई दे रहा है धातकी खंड द्वीप, इस धातकी खंड द्वीप में दो तरफ, एक तो इस लवण समुद्र से लेके कालोदधी समुद्र तक बीचों बीच एक पर्वत है, जिस पर्वत का नाम है ईश्वाकार पर्वत। ईश्वाकार मतलब, ईशु मतलब होता है बाण। तो यह पर्वत बिल्कुल इस लवण समुद्र से इस कालोदधी समुद्र तक बिल्कुल स्ट्रेट है, सीधा है। इसलिए इस पर्वत का नाम पड़ा ईश्वाकार पर्वत। इस ईश्वाकार पर्वत के कारण यह ईश्वाकार पर्वत इस धातकी खंड द्वीप में दक्षिण की तरफ भी है और उत्तर की तरफ भी है। ये देखिए, तो यह ईश्वाकार पर्वत उत्तर की तरफ भी एक है और दक्षिण की तरफ भी एक है। ऐसे दो पर्वतों के कारण यह धातकी खंड द्वीप दो भागों में विभाजित होता है। कैसे? इस ईश्वाकार पर्वत से लेके ऐसा अर्ध घूमते हुए इस ईश्वाकार पर्वत तक, ऐसा धातकी खंड द्वीप इस तरफ आधा है और इस ईश्वाकार पर्वत से लेके पश्चिम की तरफ से घूमता हुआ इस ईश्वाकार पर्वत तक, ऐसे धातकी खंड द्वीप पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर इस अपेक्षा से दो भागों में विभाजित होता है। आ गया समझ में? ऐसे धातकी खंड द्वीप दो भागों में विभाजित हुआ। जब दो भागों में विभाजित होता है तो इस धातकी खंड द्वीप के बिल्कुल एक तरफ के बीच में एक पर्वत है और इस धातकी खंड द्वीप के पश्चिम की तरफ एक पर्वत है। आपने पंचमेरु सुना है ना? सुना क्या? अपन ने तो अष्टानिका पर्व में पंचमेरु का बड़े विस्तार के साथ वर्णन सुना है। तो इन पंचमेरुओं में से मुख्य मेरु सुदर्शन मेरु पर्वत जो कि बीच में होता है, और इस सुदर्शन मेरु पर्वत के दाहिनी तरफ एक मेरु है और बाईं तरफ एक मेरु होता है। सुदर्शन मेरु पर्वत, विजय मेरु, ये विजय मेरु दाहिनी ओर होगा, अचल मेरु बाईं ओर होगा। तो विजय और अचल ये बिल्कुल सुदर्शन मेरु जैसे दिखने वाले दो पर्वत इस धातकी खंड द्वीप में होते। और कहा होते हैं? इस धातकी खंड द्वीप के 4 लाख योजन के बिल्कुल सेंटर में ये पर्वत होते। इनकी ऊंचाई सुदर्शन मेरु पर्वत से कुछ कम होती है। ये 84,000 ऊंचे होते हैं। ये 1 लाख योजन ऊंचा है, ये 84,000 योजन ऊंचे होते। ऐसा ये विजय मेरु भी उतना ही ऊंचा है और अचल मेरु भी उतना ही ऊंचा होता। अब इस धातकी खंड द्वीप की जितनी भी रचना है इस विजय और अचल मेरु के संदर्भ में होगी। आया समझ में? जैसे जम्बू द्वीप के बीच में नाभि के समान यह सुदर्शन मेरु पर्वत है, इसी प्रकार से धातकी खंड द्वीप जो कि पूर्व दिशा में है, या इसको ऐसे कहो पूर्व धातकी खंड द्वीप के बिल्कुल बीचों बीच यह पर्वत है,
जो कि विजय पर्वत कहलाता है। और इस धातकी खंड द्वीप के पश्चिम भाग में, या पश्चिम धातकी खंड कहो, उसके बीच में यह अचल नाम का मेरु कहलाता है। इस प्रकार से यह विजय मेरु और अचल मेरु संबंधी बाकी की सब रचना अभी अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है। अब इस धातकी खंड द्वीप के पूर्व दिशा में और पश्चिम दिशा में दोनों जगह समान रचना है। जैसी रचना पूर्व दिशा में है, वैसी ही रचना आपको पश्चिम दिशा में भी दिखाई देगी। अब चर्चा करते हैं इस रचना के बारे में। इस ईश्वाकार पर्वत के बाद आगे चल के यह हिमवन पर्वत है। इसके बाद ये महाहिमवन पर्वत है, यह निषद पर्वत है, यह नील पर्वत है, यह रुक्मी पर्वत है और यह शिखरिणी पर्वत है। जो कुलाचल हमने जम्बू द्वीप में देखे थे, वैसे के वैसे कुलाचल इस धातकी खंड द्वीप की पूर्व दिशा में भी है। और इन 6 कुलाचलों के कारण यह पूर्व धातकी खंड द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित होता है। 7 क्षेत्र में कैसे? इस ईश्वाकार पर्वत के इस तरफ भरत क्षेत्र है, इसके बाद हैमवत क्षेत्र है, फिर हरि क्षेत्र है, फिर विदेह क्षेत्र है, फिर रम्यक, हिरण्यवत और ये ऐरावत क्षेत्र है। इस प्रकार से यहां हम देखते हैं कि पूर्व धातकी खंड द्वीप में 6 प्रकार के कुलाचलों के कारण 7 क्षेत्रों का विभाजन होता है। और इन 7 क्षेत्रों के नाम भी वही है जो इस जम्बू द्वीप में हमने देखे थे। यहां से या लेके यहां तक जितनी भी रचना है, सेम टू सेम रचना इस धातकी खंड द्वीप के अर्ध भाग में होती। तो यहां पर भी 7 क्षेत्र है। इन 7 क्षेत्रों में 3 क्षेत्र कर्म भूमियां हैं, 3 क्षेत्र भोग भूमियां हैं। आ गया है समझ में? 3 कर्म भूमि कौन सी? यह भरत क्षेत्र, यह विदेह क्षेत्र और यह ऐरावत क्षेत्र। ऐसे 3 कर्म भूमियां हैं। और भोग भूमि की चर्चा करें तो यह जघन्य भोग भूमि, यह मध्यम भोग भूमि और इस विदेह क्षेत्र में यहां पर जो पर्वत है, इन पर्वतों के बीच में उत्तम भोग भूमि होती है। जैसी रचना यहां पर है, सेम वैसी रचना उल्टी इस तरफ है। यहां पर उत्तम भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि और ये जघन्य भोग भूमि। ऐसे 3 और 3 6 भोग भूमियां ऐसा कहो, या 4 और 1 5, ये ऊपर नीचे भेद करोगे तो 6 हो जाएंगी। तो 6 भोग भूमियां हुई, 3 कर्म भूमियां हुई। इसमें से जो विदेह क्षेत्र है, इस विदेह क्षेत्र की चर्चा तो अपन ने की पहले। यहां पर तो हमेशा चतुर्थ काल जैसा होता है, वैसा ही काल हमेशा विद्यमान होता। और इस भरत क्षेत्र और इस ऐरावत क्षेत्र में काल परिवर्तन होता है। पहले 3 काल उत्तम भोग भूमि और बाद वाले 3 काल कर्म भूमि। ऐसे इस भरत क्षेत्र और ऊपर वाले ऐरावत क्षेत्र में रचना होती। अब जो रचना हमने जम्बू द्वीप में देखी थी, अब सही वही रचना क्रमशः मैं आपको यहां पर बताते जाता हूं। यहां पर 6 कुलाचलों के ऊपर एक एक तालाब है।
उन तालाबों के नाम भी पद्म, महापद्म, तिगिंच, केशरी, महापुंडरीक और पुंडरीक, इस प्रकार से 6 तालाब इस धातकी खंड द्वीप की पूर्व दिशा में है। इन तालाबों में से 14 नदियां निकलती हैं। 2 नदी तो गंगा सिंधु में बहती है, तीसरी नदी आगे वाले क्षेत्र में बहती है। इसी प्रकार से यहां से भी 2 नदियां निकलती हैं, एक इस क्षेत्र में, एक इस क्षेत्र में। फिर इस पर्वत से भी 2 नदियां निकलती हैं, एक इस क्षेत्र में, एक इस क्षेत्र में। इस प्रकार से आगे के भी कुलाचलों पे से 2-2 नदियां निकलती हैं और अंतिम तालाब में से 3 नदियां निकलती हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर धातकी खंड द्वीप के अर्ध भाग में 14 नदियां होती है, जिनका नाम गंगा सिंधु आदि ही होता है। नाम में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब इन नदियों के बाद रहा विदय क्षेत्र का वर्णन। विदय क्षेत्र में पहुंचते हैं तो विदय क्षेत्र में भी 2 नदियां बह रही है। ये नदी यहां से निकल कर आई, इस पर्वत को अर्ध परिक्रमा देते हुए इस तरफ चली गई, और दूसरी नदी इस पर्वत पे से निकली, इस मेरु को अर्ध परिक्रमा देते हुए यहां लवण समुद्र में जाकर मिलती। तो एक नदी कालोदधी समुद्र में जाकर मिलती है और एक नदी लवण समुद्र में जाकर मिलती। ऐसे ही सब जगह रचना समझना। एक नदी कालोदधी में मिलेगी और एक नदी लवण समुद्र में जाकर मिलेगी। और इन नदियों के कारण विदय क्षेत्र 4 भागों में विभाजित हुआ। 1, 2, 3 और 4। इन 4 भागों में भी ये यहां पर विदय क्षेत्र का प्रमाण है और यहां पर विदय क्षेत्र की नगरियां हैं। प्रमाण मतलब नगरियां हैं। इस तरफ भी नगरियां हैं, इस तरफ भी नगरियां हैं। बीच में अर्धवर्तुलाकार भोग भूमि है और 4 गजदंत पर्वत। अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप समझना 4 गजदंत पर्वत होते हैं। अब वो 4 गजदंत पर्वत और इसमें होने वाले वक्षारगिरी, ये हो गए वक्षारगिरी 1, 2, 3 और 4, और ये दिखाई दे रही है 3 विभंगा नदियां। तो 4 वक्षारगिरी और 3 विभंगा नदियों के कारण यह विदय क्षेत्र एक तरफ 8 भागों में विभाजित हो गया, और इस 8 भागों में विभाजित होने वाला विदय क्षेत्र बीच में विजयार्ध पर्वत को लिए हुए है। और इस विजयार्ध पर्वत के कारण एक क्षेत्र 6 भागों में विभाजित होता है। उसमें से एक आर्यखंड, बाकी के 5 म्लेच्छ खंड। और यहाँ पे आर्यखंड में चक्रवर्ती आदि 63 शला का पुरुष जन्मते हैं, और इधर जाके चक्रवर्ती अपना पर्वत के ऊपर नाम लिखता है। ये जो भी वर्णन हमने जम्बू द्वीप के बारे में सुना था, वो सभी का सभी वर्णन इस विदय क्षेत्र में होने वाले एक नगरी का होता। ऐसे 4 दिशाओं में देखो, यहाँ पे 8 नगरियां, यहाँ पे 8 नगरियां, यहाँ पे 8 नगरियां और यहाँ पे 8 नगरियां। इस प्रकार से 32 नगरी इस धातकी खंड द्वीप की पूर्व दिशा में होती है। आ गया समझ में? और इन 32 नगरियों में से अंतिम नगरी में आगे के 4 तीर्थंकर होते हैं। पहले 4 तीर्थंकर तो जम्बूद्वीप के विदय क्षेत्र में हुए, आगे के 4 तीर्थंकर इस धातकी खंड द्वीप की पूर्व दिशागत विदय क्षेत्र में होते हैं। इस प्रकार से
यहाँ पर भी विद्यमान तीर्थंकरों की चर्चा आती है। अब ध्यान देना, यह तो हुआ विधेय क्षेत्र का वर्णन। ऐसी ही चर्चा अपन ने यहाँ पर भरत क्षेत्र में भी की थी। यहाँ पे आर्यखंड है, बाकी 5 म्लेच्छ खंड हुए। इस आर्यखंड में 63 शला का पुरुष निर्माण होते हैं। चक्रवर्ती इन 6 खंडों को जीतता है और यहाँ पर होने वाले पर्वत के ऊपर अपना नाम लिखता है। इस प्रकार से सभी रचना इस पर्वत के इस तरफ होती है, क्योंकि इस पर्वत के इस तरफ यह भरत क्षेत्र होता है। और ऐसी ही रचना इस ईश्वाकार पर्वत के पूर्व की तरफ होने वाले ऐरावत क्षेत्र की भी होती। यहां पर भी 63 शला का पुरुष होंगे, उनकी भी रचना अपन ने जैसे भरत क्षेत्र में देखी थी वैसी ही रचना यहाँ पर भी होती। इस प्रकार से यहाँ पर भी कालगत 24 तीर्थंकर निर्माण होते हैं और इस भरत क्षेत्र में भी कालगत 24 तीर्थंकर होते हैं। ठीक है, कालगत कहने का मतलब यह है कि चतुर्थ काल में ही होते हैं, बाकी के कालों में नहीं होते। इस प्रकार से इस धातकी खंड द्वीप का यह भरत क्षेत्र हुआ और यह ऐरावत क्षेत्र हुआ। इस प्रकार से यह रचना जम्बू द्वीप समान होती है। आ गया समझ में? इसलिए मैंने आपको कहा था कि यदि आप जम्बू द्वीप सही मायने में समझोगे तो आगे ढाई द्वीप समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। बहुत आसानी से 2 क्लासों में हम ढाई द्वीप की पूरी रचना समझने वाले। ठीक है, अब देखो इस धात की भरत जम्बू द्वीप में जो अपन ने अकृत्रिम जिनालय देखे थे, जैसे कुलाचलों पे अकृत्रिम जिनालय थे, वक्षारों पे अकृत्रिम जिनालय थे, विजयार्दों के ऊपर अकृत्रिम जिनालय थे, गजदंत पर्वतों के ऊपर अकृत्रिम जिनालय थे और इस सुदर्शन मेरु पर्वत पर भी अकृत्रिम जिनालय थे। यह कितने थे? 78 अकृत्रिम जिनालय थे। वही अकृत्रिम जिनालय इस धातकी खंड द्वीप के पूर्व भाग में भी देखने में आते हैं। जैसे यह भरत क्षेत्र, इसमें बीचों बीच यह विजयार्द पर्वत, इस विजयार्द पर्वत पर एक अकृत्रिम जिनालय, 6 कुलाचलों के ऊपर 6 अकृत्रिम जिनालय। इसके बाद इस विदेह क्षेत्र में होने वाले इन विजयार्द पर्वतों के ऊपर अकृत्रिम जिनालय। ऐसे अपन अब क्रम से देखते हैं कि यहां पर अकृत्रिम जिनालय कैसे। क्रम से देख लो, पहले शुरू करो। विजयार्द पर्वत, कितने विजयार्द पर्वत थे जम्बू द्वीप में? याद आ रहा है आपको? हमने कितने देखे थे विजयार्द पर्वत? 32 नगरियों में 32, भरत क्षेत्र में 1 और ऐरावत क्षेत्र में 1, ऐसे 34 विजयार्द पर्वत थे। तो 34 अकृत्रिम जिनालय हो गए। 6 कुलाचलों के ऊपर 6 अकृत्रिम जिनालय हुए। आ गया समझ में? अब चलो विदेह क्षेत्र में जाते हैं। 32 नगरी जिनके कारण हुई, ऐसे वक्षारगिरी 16 वक्षारगिरी होते हैं। इन 16 वक्षारगिरियों के ऊपर एक एक अकृत्रिम जिनालय। और यहां पर भी दातकी खंड द्वीप में 2 वृक्ष हैं। इन 2 वृक्षों के ऊपर एक एक अकृत्रिम जिनालय। अब कितने हुए? 78 हो गए। 34 विजयार्दों के, 6 कुलाचलों के अभी नहीं हुए। उसके बाद वक्षारगिरी के, उसके बाद बचे गजदंतों के। ये जो गजदंत है 4,
इन 4 गजदंतों के 4 अकृत्रिम जिनालय और इस मेरु के ऊपर होने वाले 16 अकृत्रिम जिनालय। इस प्रकार से सब जिनालयों को जोड़ते हैं तो 78 अकृत्रिम जिनालय होते। आ गया सबको समझ में? यह तो हमने जम्बू द्वीप में देखा था। वैसे 78 जिनालय हमने धातकी खंड द्वीप के पूर्व भाग में देखी। अब जैसी रचना इस पूर्व भाग की है, सेम वैसी की वैसी रचना पश्चिम भाग में भी होती है। पश्चिम भाग में भी यहां पर भरत क्षेत्र है, यह 6 कुलाचल है, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 कुलाचलों के कारण यह धातकी खंड पश्चिम धातकी खंड द्वीप 7 क्षेत्रों में विभाजित होता है। अब वो सब रचना ले लेना। 3 कर्म भूमियां, 6 भोग भूमियां, 32 नगरी, वक्षारगिरी, गजदंत पर्वत और बीच में एक मेरु। इन सब की रचना धातकी खंड द्वीप के पूर्व भाग में जैसी है वैसी पश्चिम भाग में। अभी पूर्व भाग में अपने कितने अकृत्रिम जिनालय देखे थे? 78 अकृत्रिम जिनालय देखे थे। जब 78 अकृत्रिम जिनालय इस धातकी खंड द्वीप के पूर्व भाग में है, वैसे ही 78 जिनालय पश्चिम भाग में भी होते हैं। अब 78 जिनालय पूर्व भाग में, 78 जिनालय पश्चिम भाग में, इसमें और 2 अकृत्रिम जिनालय जोड़ने हैं। वो कौन से? यह समझना। यह बीच में आपको जो पर्वत दिखाई दे रहा है, इसका नाम है ईश्वाकार पर्वत। इस ईश्वाकार पर्वत की लंबाई, क्योंकि ये नया है तो इसका मैं प्रमाण आपको बता देता हूं, बाकी सबका भी प्रमाण यहां पर चर्चा करेंगे। ये ईश्वाकार पर्वत, अब देखिए मैं आपको ही प्रश्न पूछता हूं, ईश्वाकार पर्वत की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आप कहोगे आपने तो अभी तक बताया नहीं, लेकिन मैंने बता दिया है। आप पूछोगे कब बताया? देखिए, ये ईश्वाकार पर्वत इस समुद्र से लेके इस समुद्र तक फैला हुआ है, और इस समुद्र से इस समुद्र की चौड़ाई कितनी है? 4 लाख योजन, क्योंकि जम्बूद्वीप 1 लाख, लवण समुद्र 2 लाख और धातकी खंड 4 लाख। इसलिए इस ईश्वाकार पर्वत की लंबाई 4 लाख योजन। ईश्वाकार पर्वत की ही नहीं, ये पूर्व पश्चिम होने वाले, पूर्व में होने वाले 6 कुलाचल और पश्चिम में होने वाले 6 कुलाचल, इन सब कुलाचलों की लंबाई 4 लाख योजन ही है। अब बची चौड़ाई। वह चौड़ाई का प्रमाण जो हमने जम्बू द्वीप में देखा था, उससे दुगना यहां पर है। जम्बू द्वीप में अपने देखा था, एक सामान्य उदाहरण दो। इस विधेयक क्षेत्र में, इस विधेयक ये भरत क्षेत्र की चौड़ाई 526/6/19 थी। तो इस कुलाचलों की चौड़ाई इससे दुगनी, ठीक है। अब ये जो दुगनी चौड़ाई है, इससे दुगनी चौड़ाई इस धातकी खंड द्वीप में होने वाले कुलाचल की है। आ गया समझ में? तो वो 5 से 526 से जब चौगुना करोगे तो इस पर्वत की चौड़ाई आएगी, और इस पर्वत की सामान्य रूप से चौड़ाई
2105 योजन इतनी है। लंबाई तो मैंने आपको बता दी 4 लाख योजन है, और चौड़ाई देंगे तो 2105 योजन इतना चौड़ा यह पहला वाला हिमवन पर्वत होता है। जितना प्रमाण इसका दाहिने हाथ में है उतना ही प्रमाण इसके बाएं हाथ में भी है। ऐसे ही आगे वाले पर्वतों को भी दुगना दुगना करते जाना। ऐसे यह कुलाचल दुगने दुगने होते हैं। इस प्रकार से कुलाचलों की चौड़ाई दुगनी है, ऊंचाई उतनी ही है। मतलब पहला पर्वत 100 योजन था, दूसरा पर्वत 200 योजन था, तीसरा पर्वत 400 योजन ऊंचा था। यहां पर भी होने वाले पर्वत की ऊंचाई उतनी ही है। जब ऊंचाई उतनी है तो मेरा सवाल है कि यह सरोवरों की लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? याद आ रहा है? मेरा प्रश्न समझ में आया आपको कि इस कुलाचल की चौड़ाई जब जम्बू द्वीप के होने वाले कुलाचल से दुगनी है तो इस तालाब की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, लंबाई कितनी होनी चाहिए? आप कहोगे दुगनी, सीधी सी बात, लेकिन नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यह जो तालाब है इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई हमने जम्बू द्वीप में इस कुलाचल पर्वत की चौड़ाई से नहीं नापी थी, बल्कि ऊंचाई से नापी थी। याद आ रहा है सबको? इसलिए लास्ट के दिन मैंने आपको सब रिवीजन कराई थी। देखिए, जम्बू द्वीप में यह जो कुलाचल दिखाई दे रहा है, इसकी पहले कुलाचल की ऊंचाई 100 योजन थी। इसको 10 से गुना किया तो 1000 योजन लंबा यह तालाब था। 5 से गुना किया तो 500 चौड़ा योजन चौड़ा तालाब था, और 10 से भाग दिया तो 10 योजन गहरा था। सेम ऐसे ही रचना यहां पर भी है। इसलिए त्रिलोक सार में ये गणित बताया, क्योंकि एक बार आपको समझाया तो वही प्रमाण आप सब क्षेत्रों में लगा सकते हो। तो यहाँ पे जो कुलाचल है, इन कुलाचलों की ऊंचाई उतनी ही है, तो यह तालाब भी उतना ही होगा। 1000 योजन चौड़ा, 500 योजन लंबा और 10 योजन गहरा। इस प्रकार से यह तालाब वही प्रमाण वाला होता है। जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मेरे मन में शंका उत्पन्न हुई थी कि यह वही प्रमाण क्यों होगा। वहां पे तो ये कारण नहीं बताया, लेकिन बाद में मैंने जब सोचा तब पता चला कि यह सब प्रमाण ऊंचाई की अपेक्षा है। ऊंचाई जब उतनी ही है तो चौड़ाई भी उतनी ही होगी। इस प्रकार से सब तालाबों की उतनी ही रचना, जैसी रचना हमने जम्बू द्वीप के तालाबों में देखी, सेम वैसी ही रचना, कमलों की भी रचना इन पर्वतों के ऊपर होने वाले तालाबों की। आया समझ में? अब यहाँ पर तालाब है तो यहाँ पर भी तालाब है, दोनों दिशाओं में तालाब होंगे ना। ऐसे ही सब तालाब, सब पर्वत, सब कुलाचल, इन सब की रचना ऐसी ही है। चौड़ाई में सिर्फ बड़े होते हैं, लेकिन ऊंचाई में सब प्रमाण वैसा ही कहलाता है। तो जब ये प्रमाण समान है तो कूटों की भी ऊंचाई समान ही होगी। उसके ऊपर होने वाले अकृत्रिम जिनालयों की भी रचना समान ही होगी। ऐसे धातकी खंड द्वीप में कुलाचल और कुलाचलों नदियों का भी प्रमाण ऐसा ही समझना। ऐसे ही ये सब रचना यहाँ पर होती। अब रही चर्चा ईश्वाकार पर्वत की। ये ईश्वाकार पर्वत कितना होता है? तो वो बताया कि ईश्वाकार पर्वत निषद पर्वत की ऊंचाई जितना है।
मतलब ऊंचाई में 400 योजन ऊंचा है और चौड़ाई में 1000 योजन चौड़ा है। ऊंचाई में 400 योजन और चौड़ाई में 1000 योजन चौड़ा, ऐसा यह ईश्वाकार पर्वत होता है। और इस ईश्वाकार पर्वत के ऊपर 4 कूट होते हैं और उसमें से एक कूट के ऊपर अकृत्रिम जिनालय होता है। जैसी रचना यहाँ पर है वैसी रचना इस ईश्वाकार पर्वत पर भी होगी। इस प्रकार से इन ईश्वाकार पर्वतों की रचना और उसके ऊपर होने वाले अकृत्रिम जिनालयों की चर्चा आती। अब आपको मैं होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क आप सब करना। पहला प्रश्न, धातकी खंड द्वीप में कुल मिलाके कितने अकृत्रिम जिनालय होते हैं? सवाल मैं फिर एक बार दोहराता हूं। धातकी खंड द्वीप में कुल मिलाके अकृत्रिम जिनालय, जिसमें 108 प्रतिमाएं हैं, उन जिनालयों की चर्चा कर रहा हूं। वे जिनालय कितने होते हैं? आ गया समझ में? यह आपको वह प्रमाण निकालना है। और दूसरा सवाल कि इस धातकी खंड द्वीप में और जम्बू द्वीप में कुल मिलाके कितने अकृत्रिम जिनालय हुए? ये 2 सवाल आपके लिए होमवर्क है, वो आप सब घर पे कर लेना। इस प्रकार से आज हमने धातकी खंड द्वीप की रचना बड़े विस्तार के साथ समझी। अब कल हम इस पुष्करार्ध द्वीप के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मतलब कल पुष्करार्ध द्वीप की चर्चा करेंगे। ऐसे इस धातकी खंड द्वीप की रचना आज हमने देखी, उसका प्रमाण भी देखा। अब इसके बारे में किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिए। सोहम, त्यांना अनम्यूट कसं करायचं? हाँ, आप जय पूछिए। पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ पंडित जी, मैंने क्लास थोड़ा सा लेट ज्वाइन करी, तो मुझे ये पूछना है, जो ये रचना है ये लवण समुद्र के बाद में स्टार्ट हुई है? हाँ, ये रचना लवण समुद्र के बाद वाली है। जी जी, बस इतना ही। ठीक है ना? जी जय जिनेन्द्र। हाँ, अब अगला प्रश्न पूछिए। हाँ, पूछिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, तो ये आपने बताया है कि धातकी खंड द्वीप में 2 भाग हो गए इस प्रकार पर्वत के कारण, हाँ, पूर्व और पश्चिम। बराबर। हाँ, तो फिर पूर्व में भी उतने ही कुलाचल, उतने पर्वत, और पश्चिम में भी उतने ही? बिल्कुल उतने ही हैं। मतलब 7 और 7 14। हाँ, तो 14 क्षेत्र हो गए, हाँ 12 और कुलाचल हो गए। हाँ, तो इतनी नदियां, पर्वत, ये सब डबल डबल होते सब जाएंगे। डबल डबल कर लेना आप। अच्छा, और आकृतिम चिन्हालय 78 पूर्व पश्चिम में? हाँ हाँ, तो दोनों के मिलाकर 156 हो गए। हाँ, वो तो अभी आप मत बताइए, उसका होमवर्क ठीक, दिया है, आप अच्छा। कर लेना, हाँ कल मैं पूछूंगा। हाँ ठीक है। और ये मैं ये पूछ रही हूँ, जो विदेश क्षेत्र की नगरियां हैं, तो हाँ ये लवण समुद्र के पास तो मतलब थोड़ी कम दिख रही हैं। मतलब कम मीन्स उसका एरिया। हाँ और जो मतलब इधर धातकी खंड जो समुद्र है उसके हाँ, पास तो चौड़ाई ज्यादा दिख रही है। चौड़ा ज्यादा हो जाएगी। तो ऐसे होगी होगी होगी, क्या? ऐसी ही रचना है ना इसकी तो। अच्छा, क्योंकि तो ये फिर कैसा है, ये सीधे थे हाँ सब, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ लेकिन यहाँ पर ये हाँ अर्धवर्तुलाकार है ना, हाँ तो उसके कारण इनकी चौड़ाई थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी, इनकी कम दिखाई देगी। हाँ। और ईश्वाकार पर्वत पे आपने कितने मतलब बताए थे वो पर्वत, ओ सॉरी, कूट मतलब हाँ, कुछ
4 कूट थे। अच्छा, पूर्व पश्चिम दोनों में। हाँ, पूर्व पश्चिम नहीं, उत्तर दक्षिण है ना ईश्वाकार हाँ पर्वत। हाँ, ये तो उत्तर दक्षिण हुए। हाँ उत्तर और दक्षिण में एक एक ईश्वाकार पर्वत है, और हाँ हाँ हर हाँ। ईश्वाकार पर्वत पे 4 कूट होते हैं। अच्छा, और विजय और अचल मेरु की रचना तो वैसी ही होगी ना जैसे सुमेरु की थी? जैसे सुमेरु की। अब उसके बारे अच्छा। में जानना हो तो हाँ हाँ, अष्टानिका की क्लासेस आप एक बार देख लीजिए। नहीं मैंने किया है ज्वाइन। हाँ, तो फिर वो आपको उस समय विस्तार हाँ से हाँ बताया था हाँ हाँ, कि वो तो ये सब पर्वत हाँ कितनी ऊंचाई पे, ये हर प्रकार के वन, ये सब अपने वहां पे देखा, तो वैसा ही है। हाँ। तो इसकी, हाँ, ये धात की गणित की एक ही क्लास क्या? रहेगी पंडित जी? धात की खंडदीप की एक ही क्लास रहेगी ना? धात की खंड द्वीप की, हाँ, अभी एक ही रहेगी, क्योंकि ये सब अच्छा प्रमाण अभी जी। दुगने दुगने है ना। तो जम्बू द्वीप हाँ में हाँ जितना बताया वो सब प्रमाण आप उस हिसाब से ले लेना। हाँ, कई पंडित प्रमाण पंडित तो जी। वही है, कई हाँ प्रमाण दुगने होते हाँ हैं। हाँ। अच्छा अच्छा पंडित जी, एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ जो सूर्य चंद्रमा आपने कल बताए थे कि जम्बू द्वीप में 2 होते हैं, हाँ, तो 2 के 4 लवण समुद्र में होंगे कि धात की खंड द्वीप में होंगे? नहीं, लवण समुद्र में होते। लवण समुद्र में 4। नहीं, अभी कैसा है हाँ वो, अभी शॉर्ट में बताना थोड़ा मुश्किल है, हाँ उसको हाँ पूरा अयाल के बताना पड़ेगा, उसकी भी हाँ, बस चर्चा अपन थोड़ा सा बता आगे दीजिए। करेंगे। तो अच्छा तो फिर ठीक। ज्योतिष देवों की चर्चा अभी करेंगे ना, तो हाँ 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 अभी ये यदि मध्यलोक की चर्चा हो गई तो हाँ उसके हाँ बाद ऊर्ध्वलोक की और फिर ज्योतिष लोगों की भी चर्चा करेंगे। हाँ, तो उस फिर समय ठीक है। उसकी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। हाँ ठीक है, फिर ठीक है। हाँ ठीक है ना? ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक। चलो, जय ओके, जय। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, जैसे अपन ने जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र के पास एक क्या बोलते उसको, ते पहाडासारखं केलं होतं ना, म्हणजे त्याला लवण बेस समुद्र के सारखं पास समुद्र, में ये बोल मतलब रहे थे जम्बू ना, द्वीप खत्म होने के बाद, हाँ जगती ये दिख जगती रहा था तो वैसा। हाँ जगती की चर्चा की थी, जगती। हाँ, जगती की तो वैसे यहाँ पे है क्या फिर धात की धात की खंड में? खंड द्वीप के लिए नहीं, हाँ, ऐसी चर्चा तो नहीं आई, लेकिन हो भी सकता है। वो उल्लेख अच्छा इसमें त्रिलोक सार में नहीं आया है, लेकिन वो हो भी सकता है। नहीं होने अच्छा में अच्छा। कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम्म। उनकी जगती तो अवश्य ही होनी चाहिए, लेकिन उल्लेख अच्छा नहीं है। अच्छा, ठीक। और एक क्वेश्चन था, हाँ, ये पर्वतों पे जो कूट रहते हैं उसमें से एक ही कृत्रिम जिनालय रहता है ना? एक ही अकृत्रिम जिनालय रहेगा, अच्छा और ठीक है। बाकी की जगह सब व्यंतरों के ही भवन होंगे। व्यंतरों के भवन रहते हैं, हाँ ठीक है। ठीक है, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, अब किसी को आगे प्रश्न पूछना है? ठीक है, नहीं है ना किसी का प्रश्न? चलो, तो अभी अपन यहीं पे रुकते हैं, और कल अभी पुष्करा, हाँ, हेलो, हाँ, इस प्रकार से ये आज हमने धात की खंड द्वीप की चर्चा की। कल हम इस पुष्करार्ध द्वीप की चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे और फिर उसका विस्तार देखेंगे। आज के लिए यहीं रुकते हैं। जय बोलो महावीर भगवान की जय।